का 1.3% था। ये देखते हैं ये लो। आर्थिक मोर्चे पर आरबीआई के ताजा आंकड़ों में अच्छी खबर आई है। देश के चालू खाते के घाटे में कमी दर्ज हुई है, जिसका मतलब ये है कि देश में विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो रही है और निर्यात में इजाफा हो रहा है। जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है तो इसे चालू खाते घाटे की स्थिति कहते हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में चालू खाता घाटा जीडीपी के 1% के स्तर पर आ सकता है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों में देश के चालू खाते के घाटे में कमी आई है। 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ये घट करके 10.5 अरब डॉलर पर आ गया। बीते साल अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ये 16.6 अरब डॉलर के स्तर पर था। चालू खाते के घाटे के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% के स्तर पर दर्ज किया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये चालू खाता घाटा बीते 2 साल में सबसे कम है। जुलाई-सितंबर तिमाही में ये 11.4 अरब डॉलर के स्तर पर था और बीते साल इसी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ये 16.8 अरब डॉलर के स्तर पर था। आरबीआई के मुताबिक सर्विस सेक्टर में भी खासा उत्साह बढ़ाने वाली खबर आई। आरबीआई के ताजा आंकड़ों में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 5.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सॉफ्टवेयर, बिजनेस और ट्रैवल से जुड़ी सेवाओं में उछाल के कारण देश का सेवा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। रिजर्व बैंक ने बताया कि चालू खाते घाटे में आई उल्लेखनीय गिरावट के पीछे भी सेवा क्षेत्र की अहम भूमिका है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेजी से बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में देश में आने वाले विदेशी मुद्रा भंडार में 6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, जबकि 1 साल पहले इसी तिमाही में इसमें 11.1 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4.2 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह हुआ, जो कि 22-23 की तीसरी तिमाही के 2 अरब डॉलर के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। तीसरी तिमाही के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी 12 अरब डॉलर को पार कर गया, जो 1 साल पहले इसी तिमाही में 4.6 अरब डॉलर से ज्यादा है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रसेनजीत केवासु, जो कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं आईसीएसएस सिक्योरिटीज के। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर वासु। किस तरह से आप देखते हैं इन नंबर्स को? थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं बीओपी के लिहाज से, बैलेंस एंड पेमेंट के लिहाज से बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और बावजूद इसके कि प्रेशर दिखाई दे रहा है आपको ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पे, भारत के एक्सपोर्ट्स बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप जनवरी और फरवरी के नंबर्स पे ध्यान दें तो 7.5% की बढ़ती हुई है हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, गुड्स एक्सपोर्ट्स जिसको कहते हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे अनुमान में इस क्वार्टर जो है जनवरी टू मार्च 24, उसमें हमारे भारत की करंट अकाउंट में सरप्लस होने वाला है, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और गुड्स एक्सपोर्ट्स की भी रिकवरी हो रही है। तो अगर आप पिछले साल के देखें, 2023 साल पूरा साल के करंट अकाउंट अगर आप ध्यान दें जी, तो पूरे साल के कैलेंडर ईयर पे करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 0.9% ऑफ जीडीपी हुआ था, जिसको कहते हैं 0.9% की करंट अकाउंट डेफिसिट थी। और इस साल अभी तक का जो फर्स्ट जी करंट अकाउंट हुआ, जो फर्स्ट क्वार्टर 2024 का जो साल हो रहा होगा, उस पे मेरे ख्याल में करंट अकाउंट सरप्लस होगा सारा साल में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बहुत बढ़ोतरी हो रही है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्या होता है भारत की इकोनॉमी के लिहाज से? और अगर हम बड़ी इकोनॉमी से अगर हम तुलना करें, मिसाल के तौर पर यूएस हो गया, चाइना, जापान जो हमसे आगे हैं, उनके करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या स्थिति है? थोड़ा हम पर्सपेक्टिव दे पाएंगे अपने दर्शकों को, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अगर आप यूएसए पे ध्यान दें तो यूएसए की करंट अकाउंट डेफिसिट होती है करीबन 2 से 3% ऑफ द जीडीपी। ओके, हाँ। पर एशिया के जितने अर्थनीति है, जैसे जापान, चाइना, इन सब देशों में करंट अकाउंट सरप्लस रहता है, क्योंकि उस देशों में उनके जो करेंसी को दबा के रखा जाता है ताकि उनके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ती हो
और इंपोर्ट्स कम हो, इसके वजह से उनके करंट अकाउंट सरप्लस पे ही रहती है। तो भारत जैसी इकोनॉमी के लिए आइडियल स्थिति क्या है? जब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेड, आप कह रहे हैं ट्रेड ये सरप्लस हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं जीडीपी के 1% के स्तर पर ठीक ठाक हो सकता है। भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है जिसमें प्रेशर भी ना पड़े फॉर उस पे एक्सचेंज रेट पे अनड्यू प्रेशर ना पड़े? अगर मैं कहूँ ये है कि करंट अकाउंट, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द करंट अकाउंट इज नेशनल सेविंग्स माइनस नेशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आपके नेशनल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट सेविंग्स से ज़्यादा हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स के करंट अकाउंट थोड़े छोटा डेफिसिट होना चाहिए, करीब 1 या 2% जीडीपी की अगर हो, 1 to 2% ऑफ जीडीपी अगर हो तो वो आइडियल होता है, क्योंकि दूसरे देशों के जो डेवलप्ड जो नेशंस हैं वो लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज पे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, और इस जो अतिरिक्त जो निवेश आ रहा है विदेश से, उससे एक करंट अकाउंट डेफिसिट की जो 1 to 2% ऑफ जीडीपी अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो, दैट इज वेल फाइनेंस्ड बाय इनफ्लोज ऑफ एफडीआई, पोर्टफोलियो इनफ्लोज, ऐसा कुछ। अब तो हमारे देश में भी अगर आप देखिए, हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट से भी ज़्यादा एफडीआई आती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे सरप्लस है। चलिए अब मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं प्रसन्नजीत दा। ये सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 5% प्लस की बढ़ोतरी हुई। हम लगातार देख आ रहे हैं कि हमारा स्ट्रांग पॉइंट रहा है। जब भी हम गुड्स में थोड़ा सा बेटर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर, ये सर्विस सेक्टर आकर के एक्सपोर्ट्स में हमें बचा लेता है। तो ये स्थिति कब तक होने वाली है, और क्या ये सही ट्रेंड है? आजकल के कोविड के बाद की स्थिति में हमने देखा कि जो ट्रैवल है, बैंकिंग है, अदर सर्विसेज हैं, वो रिवाइव कर रहे हैं। वो इकोनॉमी के लिए क्या कहानी कह रही है? हाँ, तो अगर आप देखिए, हमारे जो गुड्स ट्रेड के जो डेफिसिट है वो 6.9% जीडीपी की डेफिसिट होता है, पर हमारे सर्विसेज और इनकम सरप्लस 6% जीडीपी का होता है। इसके वजह से तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब दीज आर एरियाज इन विच वी आर हाईली कंपेटिटिव। गुड्स में हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, पर ये इंपोर्ट करना सकते हैं क्योंकि हमारे सर्विसेज सरप्लस बहुत ज़्यादा है। सर्विसेज और एक चीज़ है कि रेमिटेंस बहुत आता है। रेमिटेंस को कहते हैं इनकम सरप्लस। सो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो विदेश में जाके काम करते हैं, जैसे कि यूएई, यूएसए, ये सब जगह में जाके काम करते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं वापस हमारे देश पे। तो ये जो सर्विसेज एंड इनकम सरप्लस जो है हमारा, उस पे 6% जीडीपी का सरप्लस चलता रहता है। और इसीलिए दैट इज व्हाई वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन। हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इनकम सरप्लस है, और इसके वजह से हम ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर हम चाइना या जापान की तरह होना चाहते हैं तो हमारे करेंसी को और दबा के रखना पड़ेगा। वो हम नहीं चाहते, वो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट 1% ऑफ जीडीपी हो तो कोई खास, हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति, अच्छा स्थिति है जी। और मेरे अनुमान में अगले साल, अगले जो फिस्कल ईयर 25 जो होने वाला है, उस साल में हमारे करंट अकाउंट सरप्लस होगा। चलिए वसुधा, अगर हम एफडीआई पर चर्चा, तेल के ब्याज दर कम है ना, इसकी वजह से। जी आप कह रहे थे कुछ क्रूड का इंपैक्ट पड़ेगा, आप थोड़ा उसको भी समझा दीजिए। क्रूड ऑयल, अगर आप देखें, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो
$90 से कम अगर रहे, अगले 12 महीने में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस $90 से कम रहें, तो हमारे करंट अकाउंट सरप्लस होने वाला है अगले साल जी। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स अब उस पर रिकवरी चल रहा है। पहले 2 महीना जनवरी फरवरी में 7.5% की बढ़ोतरी हुई है, 7.5% ग्रोथ हुई है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, और अगले महीनों में हम इसके और ज़्यादा बढ़ोतरी देखेंगे, और इसके वजह से हमारे जो मर्चेंडाइज डेफिसिट है वो कम होगी। सर्विसेज सरप्लस तो है ही, तो करंट अकाउंट भी सरप्लस में आ जाएंगे। और अगले साल अगर ऐसा ही रहे, एक चीज़ है कि जो क्रूड ऑयल प्राइस है, क्रूड ऑयल प्राइस इज डाउन प्राइमरली बिकॉज अमेरिकन शेल ऑयल प्रोडक्शन इज पिकिंग अप। सो अमेरिकन शेल ऑयल प्रोडक्शन की बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए ओपेक कोशिश कर रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइस को बढ़ाएं, पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने वसुंधरा, और इंडिया ने बहुत अच्छा बैलेंस किया है, चाहे वो वेनेजुएला की तरफ शिफ्ट हो भारतीय क्रूड का, या फिर रशियन क्रूड को इंपोर्ट करना हो, इंडिया ने बहुत फाइन बैलेंस किया है, और हम रिजर्व भी बना रहे हैं अपने क्रूड ऑयल का लेकर के। तो शायद हमारे बास्केट के लिए जो इंडियन बास्केट है वो थोड़ा सा इसके आसपास ही रहने की उम्मीद है, जो आप कर रहे हैं $85 और $90 के आसपास, एंड वी आर कंफर्टेबल लुकिंग एट द एजम्पशंस दैट वी हैव यूज्ड इन द बजट। और वसुंधरा, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप 5.7 मत बोलिए, 5.7% ऑफ द जीडीपी सब लोग समझ रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द कन्वर्सेशन। ये समझना चाहते हैं आपसे एफडीआई की स्थिति। पिछले साल अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो एफडीआई करीब $2 बिलियन का था, इस बार 4.7 है, यानी वो डबल से ज्यादा हो गया है। ये किस वजह से हुआ आपके हिसाब से? और दूसरा, क्या वाकई मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड जो कैंपेन है वो काम कर रहा है? आज हमने देखा विप्रो और जी ने 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया, आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी आ रहे हैं वो लोग, तो क्या ये सर पॉलिसीज ड्राइव कर रही हैं इस एफडीआई इनफ्लो के? एफडीआई फ्लो तो बहुत ज्यादा है, $12 बिलियन के आसपास है। हाँ, एफडीआई इनफ्लो तो है, पर यह भी है कि हमारे जो कंपनीज हैं, भारतीय कंपनीज भी विदेश में निवेश कर रहे हैं। एफडीआई हमारे कंपनीज भी कर रहे हैं। इसकी वजह से जो पिछले क्वार्टर में आप देखे थे कि नेट एफडीआई इनफ्लो करीब $2 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा था। इस बार डबल, आपने जैसे कहा, डबल करीबन हो गया। पर असल बात है कि नेट एफडीआई इनफ्लो एक तरफ से हाँ जी, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बाहर, सही बात है, आ रहा है भारत में, और हमारे कंपनीज बाहर। वसुंधरा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अरुण कुमार गरोडिया साहब जो कि चेयरमैन है ईपीसी इंडिया के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गरोडिया साहब, बहुत धन्यवाद इकोनॉमी ट्रेड में वक्त निकालने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है सर, और क्या आप लोग ऑन टारगेट हैं? हाँ, नमस्कार जी। देखिए, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में इंडिया से, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो लास्ट ईयर से ऑलरेडी हम लोग अराउंड 2% प्लस में है, और मार्च 31 में हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से जो टारगेट था उसे ऊपर क्लोज करेंगे, और आगे हमारा बहुत हाई टारगेट है, 2030 तक $300 बिलियन पे ले जाने का है। तो ये टारगेट हम लोग को लगता है अचीवेबल है, तो काफी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर, लेकिन क्या जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं आप वही पर फोकस कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी किया है? भारत के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए मार्केट्स भी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसको तुम लोग छोड़ते ही नहीं है, उसको तो बेस बना के रखते ही है, वो हमारा प्लेटफॉर्म है। नए नए मार्केट्स में हम लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अभी FTA साइन किया यूएई के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो ये मार्केट बहुत बॉइंट है, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। इसके अलावा भी जो दूसरे FTA चल रहे हैं, जैसे GCC के साथ में चल रहा है, ओमान के साथ चल रहा है, EU के साथ चल रहा है। तो GCC में सऊदी अरेबिया आता है, सऊदी अरेबिया तो ये अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ FTA का, इन स्पाइट ऑफ दैट भी ऑलरेडी करीब 40-50% एक्सपोर्ट बढ़ गया। सर, लेकिन इंजीनियरिंग, विद इन इंजीनियरिंग गुड्स वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर डिमांड ज्यादा है और आपको लगता है कि वहां पर परफॉर्मेंस बेटर होता है, जो आप स्ट्रांग पॉइंट्स हैं ओवरऑल इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के? सर, ये एक्सपोर्ट्स में देखिए आयरन स्टील प्रोडक्ट्स है, फेरोलाइज है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है, ऑटो सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल्स हैं, हमारे मशीनरी के सेक्टर्स हैं,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, तो इनमें काफी अच्छा काम होता है। और सर हम कितना कॉम्पिटेटिव हैं विज विज अदर इकोनॉमीज, और हम क्या कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी इकोनॉमीज के साथ, अगर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स की बात करें? और कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं क्या कि अगर थोड़ा सा आयरन आउट किए कर लिए जाएं तो आप लोग और बेहतर कर सकते हैं? हम लोग देखिए पूरी चेष्टा में लगे हुए हैं, काफी कॉम्पीट करते हैं हम लोग, इधर चाइना से भी हम लोग कॉम्पीट करने लग गए काफी चीजों के अंदर में जी। जैसे हम मशीनरी में, इलेक्ट्रिकल्स में देखेंगे, ऑटोमोटिव सेक्टर में देखेंगे, हम लोग चाइना से भी कॉम्पीट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट काफी अच्छा हो रहा है उस सेक्टर में। कुछ चीजें हैं जैसे यूरोपियन यूनियन में सीबैम का भी एक इशू चल रहा है, अभी रेड सी का इशू हुआ, अभी कुछ ज्योग्राफिकल जो क्राइसिस हो रही है जैसे रशिया वॉर है या हमास इजराइल का वार हो गया, तो ये सब चीजें थोड़ी बैकडेट जरूर लेती है जी। साइड ऑफ दैट आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट अभी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीब करीब 2% ग्रोथ में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार गरोडिया साहब बात करने के लिए, और आप शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस आते हैं प्रसन्ना, अब आपसे अंतिम सवाल ये कि जो हम ओवरऑल स्थिति या आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो देश की स्थिति क्या बताते हैं, और कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे इस थर्ड क्वार्टर के इन नंबर्स को, जिसमें एफडीआई नंबर्स है, एफपीआई नंबर्स है, फॉरेक्स के रिजर्व्स हमारे बढ़े हैं, $33 बिलियन पे आए हैं, और ओवरऑल सीएडी कम हुआ है, कैसे आप समेटेंगे? देखिए, हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत कम होने वाला है, और इस क्वार्टर जो है उस पे अगर आप जनवरी और फरवरी के महीने के जो करंट अकाउंट अगर देखें, मेरे अनुमान से वो दोनों महीने सरप्लस पे रहा जी जी। और मार्च की सरप्लस और ज़्यादा होगी, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई है, $642 बिलियन, और मेरे ख्याल में अगले साल और एक चीज़ आ रहा है, हमारे जो एक इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बिल्कुल उस पे भारत के बॉन्ड्स शामिल होंगे, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा निवेश, विदेशी निवेश बॉन्ड मार्केट में आएगा। प्रसन्ना, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा, आपने वक्त निकाला इस खास प्रोग्राम में, और आपने अच्छा याद दिलाया कि जो बॉन्ड मार्केट है केवल एक एक्सचेंज नहीं, बहुत सारे दूसरे एक्सचेंज भी हैं जिन पर बॉन्ड हमारी लिस्टिंग होने जा रही है, वहां भी इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, नमस्कार। और इकोनॉमी टुडे में अब वक्त हो चला है बिजनेस रैप का, और अब नजर